वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी और चैप्टर है थ्योरी मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से संबंधित एक नहीं दो नहीं लगभग 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चित्र के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है भारतीय भवन की किताब से लिया गया है। इसके पिछले वाले वीडियो में 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया गया था, वो भी इसी किताब से था। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 24 किताब को आप अंत में पलटेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न अधिकोष। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को चित्र की मदद से समझते हैं। तो जैसे हमारा प्रथम प्रश्न है, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फिल्म की तरह, यानी फिल्म की तरह काम करता है। जैसे कैमरा है, इसमें रील लगता है। जैसे आजकल के जो है कैमरा में जो डिजिटली होते हैं, आप जितना फोटो खींचे उतना डिलीट करें, लेकिन पहले जो कैमरा आता था उसमें रील लगता था और फोटो खींचने के बाद वो फोटो इस रील में सेव होता था, उसको फिर साफ करके जो है इस टाइप का बनता था और उसके फोटो हम लोग निकालते थे। तो आँख भी जो है इसी तरीके से काम करता है। जैसे लेंस है तो लेंस के द्वारा जो है आपको फोटो बनेगा रेटिना पे, और रेटिना पे जो बना तो रेटिना आपको पर्दा की तरह काम करता है, और रेटिना पे इमेज जो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फिल्म, यानी रेटिना फिल्म की तरह काम करता है। तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाप को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? परितालिका या आइरिस। कैसे? तो देखिए, जैसे गेट है तो गेट के द्वारा अगर कोई विद्यार्थी अंदर जा रहा है, बहुत संख्या में जा रहा है, तो को जुटा देंगे तो अब इसी के द्वारा जाएगा। अगर इसको भी बंद कर देंगे तो नहीं जाएगा, अगर दोनों को खोल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है एक बार में। तो सही आँख का जो गेट कीपर है वह हमारा कौन है? आइरिस। ये जो आप गुलाब में देख रहे हैं, काला को हटा दीजिए, ये वाला जो रंगीन भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। और यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाएगा और कितना आएगा। तो तेज धूप में आइरिस जो है इस पुपिल को छोटा कर देता है, और जब धूप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? बड़ा कर देगा। अगर मान लेते हैं कि तेज धूप है, आइरिस जो है प्रकाश को ज़्यादा जाने दे, रेटिना को जला सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। प्रश्न नंबर 3, कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आंख में वही काम कौन करता है? तो जैसे देखिए कैमरा है तो यहाँ पे जो डायफ्राम आपको करेगा, प्रकाश को कितना जाएगा कितना आएगा, तो आंख में भी वही काम कौन करता है? पुपिल करता है। हालांकि यहाँ पे जो है आइरिस है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिसके कारण आइरिस का जो है भाग छोटा या बड़ा होता है। लेकिन प्रकाश तो जाता है आइरिस की मदद से पुपिल के द्वारा ही। तो पुपिल अगर छोट होगा तो प्रकाश कम मात्रा में जाएगा, बड़ा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में जाएगा। लेकिन नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस ऑप्शन तो इसमें है नहीं। जब आइरिस नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पुपिल। और पुपिल को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। प्रश्न नंबर 3 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है वो कहाँ बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी, रेटिना या दृष्टिपटल। जैसे ये आँख है तो आँख में जो ये रेटिना है, पीछे देखेंगे तो रेटिना का आकृति ऐसे भी होता है, इसको हम अंध बिंदु बोलते हैं। यानी फोटो बनेगा तो इस रेटिना पे क्या होगा? वो फोटो हमारा बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, रेटिना या दृष्टिपटल। प्रश्न नंबर 5, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो वो ऑप्शन कहाँ पे है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन किस में है? सी में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यह लेडीज है, इनका फोटो जो है उल्टा बन रहा है, लेकिन आँख में रेटिना पे उल्टा बन रहा है, लेकिन आँख में जो है समझन क्षमता के कारण जो है उसको सीधा करके देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं, वह होता है आपको कौन सा? 25 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति नज़दीक में लगभग 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को जो है वह क्या करेगा? आसानी से देख सकता है बिना आंख में दबाव डाले हुए। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से उसको नज़दीक लाते जाएंगे तो उसके आंख में दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, और दूर तक कितना हो अनंत तक रखिए उसके आंख पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये है तो इतना में अगर हम लोग पढ़े तो आंख में दबाव आना शुरू हो जाएगा। तो लगभग ये जो डेस्क बेंच पर अगर पढ़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर से दूरी जहाँ बना होता है तो आंख पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये पढ़ने का भी ये तरीका है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 7, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए आदमी 25 सेंटीमीटर तक से ज़्यादा वस्तु को बिना आंख पे दबाव दिए हुए देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकटतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है अनंत। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे ये बहुत नज़दीक से देख रहा है यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी होगा, तो इसका मतलब इसका आंख खराब है। और यहाँ पे देखिए दूर की वस्तु को कहीं भी हम रहे उसको देख सकते हैं। तो निकटतम जब भी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जब भी कहेगा तो अनंत हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, निकटतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कहेगा तो अनंत। प्रश्न संख्या 8 है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता। जैसे देखिए इसको समझते हैं, कैमरा के द्वारा पहले जब फोटो खींचा जाता है तो इसको हम लोग क्या करते थे? एडजस्ट करते हैं, जिसके कारण जो फोकस आराम से बने और जिसपे पर्दा पे जो उसका फोटो बने। तो वही काम आंख में भी होता है। आंख में ये लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलता है। कहीं भी वस्तु को रखें, हम कहीं भी देखें, आगे देखें या नीचे देखें, नज़दीक में देखें, तो आंख की जो फोकस दूरी है वो बदल जाती है। और बदलने का काम कौन करता है? तो सिलियरी बड यानी सिलियरी मांसपेशियां जो है आंख के फोकस दूरी को बदलने का काम करती है। और ये लेंस क्या करता है? फोकस दूरी ऐसे बनाता है कि उसका फोटो जो है रेटिना पे ही बने। तो इसका आंसर, और यह गुण जो कहलाता है एडजस्ट करने का गुण जो है आंख का, वह कहलाता है समंजन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। प्रश्न संख्या 9 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा जो है परिवर्तित होती है? जैसे ये छोटका है, वहां भी देख रहा है, नजदीक भी देख रहा है, तो इसके आंख का जो फोकस दूरी यानी जो लेंस है, यही लेंस है, तो लेंस अपनी फोकस दूरी को पचक जाएगा, फिर उसके बाद लमड़ जाएगा। तो पचकने लमड़ने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां करता है, जिसके कारण इस लेंस का जो है फोकस दूरी बदलता है और कहीं भी वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो वह किसके द्वारा होता है? तो इसको पकड़ा कौन है? सिलियरी बड यानी सिलियरी मांसपेशियां। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशियां द्वारा जो है उसके फोकस दूरी को क्या करेगा? बदलेगा। जैसे इसको खींचेगा तो ये पतला हो जाएगा, और पतला होगा तो मान लेते कि इस टाइप का पतला हो गया तो इसका फोकस दूरी और बढ़ जाएगा। इसको पचका देगा तो ये मान लेते और मोटा हो गया तो यहीं से आ जाएगा, इसका फोकस दूरी यहीं पे आ जाएगा। तो यह काम कौन करता है? वह करता है सिलियरी पेशियों द्वारा यानी सिलियरी बॉडी द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, कौन सा? तो देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष होगा? जी नहीं, उसको जो है निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा ही उल्टा होता है। कैसे? देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। दूर दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि दूर की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देगा, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो अब तो समझ गए होंगे, जैसे दूर वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब निकट दिखाई दे रहा है, और निकट दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो है उसको निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। और पढ़ने का तरीका ये अच्छा है, हम लोग डेस्क बेंच पर ही बैठ के पढ़े तो और अच्छा है। प्रश्न संख्या 11, जो नेत्र निकट यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, दूर की दिखाई दे रहा है, तो दूर का अच्छा से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेसनेस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 12, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? देखिए जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो उसको जो है दूर दृष्टि दोष होगा। जैसे नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा तो ज़्यादा दूर की वस्तु अच्छा से देखेगा, अच्छा से देखेगा इसका मतलब दूर दृष्टि दोष उसको कायम है। तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेसनेस इसको जो है बीमारी होगा, और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा। और ये क्यों होता है? तो ये होता है आपको जो है लेंस का पतला हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 13, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। कैसे होगा? इसे मान लेते हैं कि पचक जाएगा तो रेटिना तो यह है, लेकिन लेंस उतना ही का उतना ही रहेगा, तो ये तो आपको यहीं भी बनाएगा, और जब इसको पचका देंगे तो ये तो आगे आ जाएगा, तो इसका फोटो कहाँ बन जाएगा? आगे बनेगा।
तो यह आपको होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष में। प्रश्न संख्या 14, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष नाम में ही है, दूर, ऊ आ रहा है, इसका मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये लेंस होता कैसा है, तो यह लेंस जो है बीच में मोटा होगा और किनारे किनारे पतला होगा। तो जैसे ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, और क्या है, बीच में जो है किनारे किनारे मोटा है और बीच में क्या है, पतला है, तो यह हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस का जो है प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, और उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। उत्तल लेंस का जब हम आगे प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो जो प्रकाश है उसको क्या करेगा, और मोड़ देगा, और मोड़ने के बाद तब ये फोटो जो है यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश यहाँ पे मोड़ा फिर यहाँ पे मोड़ा, तो ये बीमारी था जब लेंस नहीं था तब की स्थिति है, और जब लेंस लगा दिया गया चश्मा में तो ऐसा ये फोटो बन गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, नेत्र की समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो वह उत्पन्न होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे होता है, देखिए जैसे आंख जो लेंस है वह नियंत्रित होता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा, लेकिन एज ढलता जाएगा तो ये सिलियरी मांसपेशिया कमजोर होने लगता है, और लेंस को जो है पकड़ और उसको खिंचाव तनाव में जो है उसको दिक्कत होता है, जिसके कारण कहीं भी वस्तु रखा हुआ है तो लेंस को समायोजित करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे दोनों दोस्त समुद्र के किनारे समुद्र का लुत्फ उठा रहे हैं, तो इनके आंखों में जो है समंजन क्षमता घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। को अगर जरा दृष्टि दोष होगा तो एकाएक दूर की वस्तु को या नजदीक की वस्तु को देखने में क्या होगा, परेशानी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाती है, और उसी घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश कई रंगों में बंट जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। और वायुमंडलीय प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश किसी कण पे पड़ेगा, छितरा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 17, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों यानी सरफेस से घिरा होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा 5। जैसे प्रिज्म है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये जो है आपको त्रिभुज के आकार का है, तो ऊपर त्रिभुज है तो नीचे भी क्या है, त्रिभुज है, और बाकी जो किनारा है वो चतुर्भुज का होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा आकृति का है, चतुर्भुज है, तो ऐसे 3 होते हैं, 1 2 एक नीचे है। जैसे यहाँ पे ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा चतुर्भुज, उसमें भी कौन सा, आयत वर्ग भी हो सकता है। तो प्रिज्म में 2 जो सतह होते हैं त्रिभुज के आकार का होता है, और 3 जो है चतुर्भुज के आकार का होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, B5। प्रश्न संख्या 18, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो वह घटना होता है अपवर्तन। अपवर्तन कैसे होता है, तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगी श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और 7 रंग का जो है गति किसी माध्यम में जो है अलग अलग होगा, यानी रंग का जो है वेग तरंगदैर्घ्य अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो होता है, तो इसीलिए वह कई रंगों में जो वह टूट जाएगा, तो वह होता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण, और यह घटना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। नंबर 19, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग अधिक विचलित होता है वह कौन है, तो आप देख भी सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूरा कौन है, तो वो बैंगनी कलर का है, और सबसे कम मूरा कौन है, रेड कलर का। ऐसा होता क्या है कि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो कम विचलित होता है, और बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है सभी रंगों से तो वो ज़्यादा विचलित होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अधिक विचलित हो रहा है तो वह होगा हमारा कौन सा, बैंगनी कलर, और बैंगनी कलर जो है हमारा किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है। प्रश्न संख्या 20 है, किसी कोण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, तो वह कहलाता है प्रकीर्णन। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे रेज लाइट आ रही है और किसी कण पर पड़ गया तो वो कई दिशाओं में जो है मूव कर जाएगा, और यह घटना कहलाता है कौन सा, प्रकीर्णन। तो यहाँ पे यह आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रश्न नंबर 21 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वह होता है आपको टिंडल प्रभाव। कैसे, तो अगर किसी खपरा का घर या छत का घर, अगर उसमें मौका है, अगर सनलाइट आ रही है तो देखिएगा उसमें से बहुत से धूल कण
उधियाते हुए नजर आते हैं, तो वह कहलाता है टिंडल प्रभाव। कैसे, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बर्तन है, शीशे का बर्तन, इसको जार कह सकते हैं, इसमें विलयन है, पानी है, और इस पानी में जो है हम टॉर्च बार रहे हैं तो इसका पथ जो है दिखाई नहीं देगा लाइट का। लेकिन उसी पानी में अगर हम बालू घोर दे या कोई भी जो है कुलाइडी जो विलयन बना दे इसमें, तो क्या होगा, उस प्रकाश का भी पथ दिखाई देने लगेगा। तो यही कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो मान लेते हैं घर है, घर में शोक है तो प्रकाश आएगा, तो धूलकण है तो धूलकण भी दिखाई देता है। जैसे घने जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश आता है, तो प्रकाश का जो है रास्ता आपको दिखाई देगा, तो ये किसके कारण हो रहा है, टिंडल प्रभाव के कारण हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 22, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कोई अगर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है और आकाश में देखेगा तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा, जो नीला दिख रहा है तो नीला उसको दिखाई नहीं देगा, कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में देखेगा तो वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल जो है तो धूलकण नहीं है, और धूलकण ही प्रकाश के मान को क्या करता है, दिखाता है, जिसको टिंडल प्रभाव करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। तो इसका सही जवाब है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वह ज़्यादा लंबा दूरी तय करता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी बैगनी रंग का जो है प्रकाश छितरा जाता है ज़्यादा, तो वो कम दूरी तक पहुंचता है, इसलिए लाल रंग का जो है प्रयोग खतरा के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं, लाल रंग बहुत अति प्रकीर्णित करते हैं, देखिए ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाएगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हमको लाल को तो देखना है, तो इसके लिए नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। देखिए ये सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित करता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नीले रंग को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करता है, तो इसमें ये भी सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यही देता लाल रंग को बहुत कम प्रकीर्णित करता है तो इसका आंसर ए हो जाता है, यहाँ पे अधिक दे रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि 4 गो दिया है तो 3 गो सत्य होगा, एक हमारा गलत होगा। गलत को देखना है, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, ये सही है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैजानिया पिनाला इसको बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, सही है। हमको गलत को ढूंढना है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण यानी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, कौन दे रहा है, ये भी सही है। श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण यानी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, देखिए ये गलत है, सबसे ज्यादा विचलन होता है, क्योंकि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा, 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो नीचे वाला जो होता है बैंगनी कलर का होता है, कौन सा, बैंगनी कलर का होता है, और ऊपर वाला रेड कलर का है। तो बैंगनी कलर का जो है, आपको बैंगनी कलर जो आएंगे नीचे, तो उसका जो है विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये गलत है, तो ये जो है यही हमारा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जो सही है वो आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। हमको गलत को ही क्या करना था, 24 प्रश्न का श्रृंखला जो इस भारती भवन के किताब से लिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यह 24 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।